हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का यह वीडियो जो है रीड 2025 के लिए संस्कृत के 30 क्वेश्चंस पर आधारित है। कितने क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चन है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले और प्रैक्टिस सेट मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कटे आस्ते अत्र डैश कारकम। कटे आस्ते में यहाँ पर कौन सा कारक है? बताइए। करणम है, अपादानम है, अधिकरणम है या संप्रदानम है? बताइए। कटे आस्ते में यहाँ पर जो कारक है वह है अधिकरणम। ऑप्शन सी सही आंसर है। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के आधारो अधिकरणम सूत्र से इस पंक्ति की उत्पत्ति हुई है। आधारो अधिकरणम किस सूत्र से? आधारो अधिकरणम सूत्र से इस पंक्ति की उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखिएगा, यह सूत्र क्या कहता है? आधार को ही अधिकरण कहते हैं। आधार को ही अधिकरण कहते हैं। इसमें आधार 3 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के आधार बताए गए हैं? 3 प्रकार के आधार। 3 प्रकार के कौन कौन से? औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक। 3 कौन कौन से हैं? औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक। तो ये जो कटे आस्ते पंक्ति है यह औपश्लेषिक आधार की है। कौन से आधार की है? औपश्लेषिक आधार की। ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। कभी कभी पूछा जाता है, जब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बन जाता है तो इस तरह के भी बन जाते हैं। पूछ लिया जाता है आधार कौन सा है, तो कौन सा आधार है? औपश्लेषिक आधार है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ कारक ही पूछा गया, तो कौन सा कारक है? अधिकरण। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, ध्वजारोहणम इत्यत्र संधि विच्छेदा का। ध्वजारोहण में इनमें से संधि विच्छेद कौन है? बताइए। ध्वजा प्लस रोहणम, ध्वजा प्लस आरोहण, ध्वज प्लस रोहणम, ध्वज प्लस आरोहणम। बताइए, ध्वजारोहण का संधि विच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी है। ध्वज प्लस आरोहण जो है ध्वजारोहण का सही संधि विच्छेद है। इसमें दीर्घ संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि हुई है। ध्यान रखिएगा, ध्वज प्लस आरोहण मिलाकर बना है ध्वजारोहण। ऑप्शन डी सही है। अगला देखिए, शुद्ध वाक्यम अस्ति नदीभ्यो गंगा श्रेष्ठा, नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नदीभ्याम गंगा श्रेष्ठा, नदीभी गंगा श्रेष्ठा। बताइए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य है नदीषु गंगा श्रेष्ठा। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पर यतश्च निर्धारणम सूत्र से इस पंक्ति की उत्पत्ति हुई है। किस सूत्र से? यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम। इस सूत्र में जो है सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी विभक्ति भी आएगी और षष्ठी भी आएगी। इस सूत्र में दोनों विभक्ति आएगी। क्यों आती है समझिए। यानी यह सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है जहाँ पर बहुत सारे में से किसी एक को अलग करना हो, यानी जिसमें बहुतों में से एक को अलग किया जाए, उसमें षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्तियाँ पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर नदियों में से गंगा नदी को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो क्या अलग किया जा रहा है ना गंगा नदी को, तो इसलिए यहाँ पर यतश्च निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। अगर यहीं पर नदी नाम भी लिखा रहता, नदी नाम, तो वह भी सही होता, षष्ठी भी लग जाती। तो नदी नाम से षष्ठी हो जाती, नदीषु लिखा है तो सप्तमी लगी है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिफरेंट है तो पूछा जाता है क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, हितम डैश चा दुर्लभम वचः समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। यह क्या है? सूक्ति है। किसकी सूक्ति है? किरातार्जुनीयम की। किरातार्जुनीयम ग्रंथ से इस सूक्ति की उत्पत्ति हुई है। किरातार्जुनीयम।
किरातार्जुनीयम लिखा किसने है? महाकवि भारवी ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। इसके रचयिता हैं महाकवि भारवी। नाम भी पूछा जाता है। किरातार्जुनीयम से इस पंक्ति की उत्पत्ति हुई है। और यह पूरी कैसे होगी बताइए? मनोहारी से, मनोयुक्तम से, मन सहितम से या मनोहारी से? बताइए। यहाँ पर दो तो आप कट कर देंगे, दो में ही कन्फ्यूज़न होगी। कौन सा यहाँ पर पूर्ण करेगा इस पंक्ति को? तो कौन सा पूर्ण करेगा? ऑप्शन ए मनोहारी। री जो है वह छोटी रहेगी। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः। अब यह पंक्ति पूर्ण हो गई मनोहारी पद भर देने पर। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, स्तोश्चुनाश्चु इति कस्य संधे सूत्रम। यह सूत्र किस संधि का है? विसर्ग संधि का, स्वादि संधि का, व्यंजन संधि का या स्वर संधि का? बताइए यह सूत्र किस संधि का है? तो यह सूत्र है व्यंजन संधि का। ऑप्शन सी सही आंसर है। इष्चुत्व संधि का यह सूत्र है। इष्चुत्व संधि जो है यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। इष्चुत्व संधि का सूत्र है, सूत्र क्या है? स्तोश्चुनाश्चु। ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत यह आती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, हन धातो लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। हन धातु लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होता है। घनंती, हनंती, हंती या हनन्नी? बताइए क्या होता है? हन धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होता है घनंती। थोड़ा अलग है इसलिए पूछा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका रूप कैसे चलता है देखिए, हंति हताः घनंती। देखिए सामान्यतः रूप कैसे चलता है? पठ धातु का पठति पठता पठंती, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए पूछा जाता है। हंति हताः घनंती, हंसी हता हत, हन्मी हन्वा हन्मा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन पूछा गया है तो घनंती होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, क्री धातो ढोल प्रत्यय कृते रूपम भवति। क्री धातु उर्वल प्रत्यय का रूप होता है। करणम, कारकः, कर्ता या कुर्वन? बताइए क्री धातु में उर्वल प्रत्यय लगाने पर क्या रूप होता है? तो क्या रूप होता है? कारकः बनता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 100% अंकान गणित विषये प्राप्तवान। अस्मिन् वाक्ये बहुवचनान्त पदम किम अस्ति? 100% अंकान गणित विषय प्राप्तवान। इस वाक्य में बहुवचनांत पद कौन है? बताइए। 100% है, गणित विषय है, अंकान है या प्राप्तवान है? इस वाक्य में बहुवचनांत पद है अंकान। ऑप्शन सी सही आंसर है। अंकान से क्या होगा? अंकों, यानी बहुत सारे अंक। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, सभायाम इत्यत्र का विभक्ति। सभायाम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय है, षष्ठी है, चतुर्थी है या सप्तमी है? बताइए सभायाम में कौन सी विभक्ति है? सभायाम में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा वचन है? एक वचन है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसका रूप कैसे चलता है देखिए। देखिए सभा का रूप कैसे चलता है। सभा, सभाम, सभया, सभाये, सभाया, सभाया। सप्तमी एक वचन में देखिए सभायाम है ना, संबोधन में हे सभे। तो इस तरह रूप चलता है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, गतिस्त्रिधा इत्यस्य शुद्ध संधि विभागः। गतिस्त्रिधा इसका शुद्ध संधि विभाग है। गतिस प्लस त्रिधा, गति प्लस त्रिधा, गति प्लस अस्त्रिधा, गतिस्त्रि प्लस धा। बताइए गतिस्त्रिधा का शुद्ध संधि विच्छेद होगा गति प्लस त्रिधा। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। आपसे संधि भी पूछी जा सकती है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कर्तुरेप्सि ततम डैश क्या होगा यहाँ पर? करणम होगा, संप्रदानम होगा, कर्म होगा या कर्ता होगा? कर्तुरेप्सि ततम कर्म, तो यहाँ पर कर्म भरा जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए,
माहेश्वर सूत्रेषु अस्य वर्णस्य द्विवारम् उपदेशः वर्तते। माहेश्वर सूत्र में कौन से वर्ण का 2 बार उपदेश है? हा का है, ड़ा का है, का है या वा का है? बताइए, माहेश्वर सूत्र में कौन से वर्ण का 2 बार उपदेश है, यानी 2 बार आया है? कौन सा वर्ण है 2 बार आया? ऑप्शन ए, यानी हा जो है यह 2 बार आया है। कौन कौन से सूत्र में आया है? ह, य, व, र, ट। एक तो इसमें आ गया ह, और एक हल में आया है। किस में आया है? हल में आया है। यहाँ पर भी हा आ गया, तो 2 बार हो गया ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। हा वर्ण जो है वह माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। कौन कौन से सूत्र में? हयवरट में आया है और हल में आया है। अगला देखिए, धकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। धकार का उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंता है? बताइए, धा का उच्चारण स्थान क्या है? धा का उच्चारण स्थान दंता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसका सूत्र क्या है? लितुल सा नाम दंताः। लितुल सा नाम दंताः। लितुल सा नाम दंताः। दंत से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं समझिए। ली आएगा, तू से पूरा त वर्ग आएगा, त, थ, द, ध, न। तो ध भी आ गया जो यहाँ पर पूछा गया है। ला आएगा और सरौता वाला सा आएगा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। इस सूत्र के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, उद्दीपन परिवर्तन कौशलस्य घटकम नास्ति। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक नहीं है। अध्यापकस्य गतिशीलता, स्वर परिवर्तनम, भाव परिवर्तनम या छात्र परिवर्तनम। बताइए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक नहीं है, छात्र परिवर्तन। ऑप्शन डी सही आंसर है। उद्दीपन परिवर्तन यानी कक्षा में जब आप बैठे हैं, समझ लीजिए, तो अध्यापक आपको कुछ पढ़ा रहा है, तो यह घटक जो होते हैं इसलिए होते हैं जिससे आपको कक्षा में नीरसता न महसूस हो। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक कौन सा नहीं होगा? छात्र परिवर्तन नहीं होगा। क्या आपको कक्षा में नीरसता महसूस हो रही है तो आप छात्र का ही परिवर्तन कर देंगे? जिस छात्र को नीरसता महसूस होगी उसे आप हटा देंगे? नहीं। अध्यापक अपनी गतिशीलता में परिवर्तन कर सकता है, अपने स्वर में परिवर्तन कर सकता है, अपने हाव भाव में परिवर्तन कर सकता है। यह परिवर्तन कर सकता है अध्यापक, लेकिन छात्र परिवर्तन नहीं कर सकता। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, मेधावी छात्राणाम ज्ञानस्य परिपोषणम भवति। मेधावी छात्रों के ज्ञान का परिपोषण होता है वाद विवाद विधिना, प्रश्नोत्तर विधिना, कथा कथन विधिना, कक्षा नायक विधिना। मेधावी छात्रों के ज्ञान का परिपोषण होता है कक्षा नायक विधि से। ऑप्शन डी सही आंसर है। वाद विवाद विधि से तो सभी छात्रों का होगा परिपोषण। प्रश्नोत्तर विधि भी सभी छात्रों के लिए है, कथा कथन विधि भी सभी छात्रों के लिए है, लेकिन जो कक्षा नायक होता है यानी मॉनिटर जो होता है वह ज़्यादातर मेधावी छात्र ही होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, भाषा एका कला अपि वर्तते इति कथनम वर्तते। भाषा एक कला भी है, यह कथन है। प्रकृतिवादी सिद्धांत का, रुचि सिद्धांत का, अभ्यास का सिद्धांत का, सक्रियता का सिद्धांत का। बताइए, भाषा एक कला भी है, यह कथन है अभ्यास के सिद्धांत का। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, छात्राणाम विषय वस्तु स्थायीकरण क्रियते। छात्रों के विषय वस्तु का स्थायीकरण करते हैं कौन से प्रश्न? अन्वेषण प्रश्न, केंद्रीय बोध प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न। छात्रों के विषय वस्तु का स्थायीकरण करते हैं अन्वेषण प्रश्न। ऑप्शन ए सही आंसर है। यानी आप खोज करके कुछ सीखेंगे तो उसका ज्ञान जो है वह स्थायी होगा। क्या? जब आप कुछ खोज करेंगे तो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप स्वयं अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और यह ज्ञान आपके लिए स्थायी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, सिंहस्य विषये एकां कथां पठित्वा शिक्षका छात्रान् निर्दिशति। सिंह के विषय में एक कथा पढ़ाते हुए शिक्षिका छात्रों को निर्देश देती है। क्या निर्देश देती है? सुनिए। भवान स्वयं अरण्ये सिंहः अस्ति इति मनसि विचार्य कथां श्रावयतु इति एवं सा किं विकसितुं प्रयत्नं करोति।
सिंह के विषय में एक कथा पढ़ाते हुए शिक्षिका छात्र को निर्देश देती है कि जंगल में एक सिंह यानी शेर है। ऐसा विचार आप लोग अपने मन में करिए इस कथा को सुनते हुए। यह शिक्षिका ने छात्रों को निर्देश दिया। तो वह शिक्षिका क्या विकसित करने का प्रयत्न करती है बताइए। सृजनात्मकता, चिंतन क्षमताच, रूपांतरणम, अनुवादंच, पठन कौशलम, लेखन कौशलांच, प्रारूप लेखनम, पुनर्लेखनांच। बताइए। सिंह के विषय में एक कथा पढ़ाते हुए शिक्षिका छात्रों को निर्देशित करती है कि जंगल में एक शेर है। ऐसा आप लोग अपने मन में विचार करिए इस कथा को सुनते हुए। तो वह शिक्षिका क्या विकसित करने का प्रयत्न करती है? तो वह शिक्षिका जो विकसित करने का प्रयत्न करती है वह है सृजनात्मक और चिंतन क्षमता, यानी सृजनात्मक क्षमता और चिंतन क्षमता को विकसित करने का प्रयास कर रही है वह शिक्षिका। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। भाषा अधिगम अधिग्रहणयों मध्य का भेदा। भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण के मध्य कौन सा भेद है? उभये अधिगमा अधिग्रहणे साहजिके, उभये अधिगमा अधिग्रहणे प्रयासजन्ये, अधिगमः प्रयासजन्यः अधिग्रहणा साहजिकम, अधिग्रहणम प्रयासजन्यम, अधिगमः साहजिका। बताइए। भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण के मध्य कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है? ऑप्शन सी, अधिगम प्रयासजन्य होता है और अधिग्रहण जो है वह सहज होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन होता है मातृभाषाया अथवा प्रांतीय भाषाया, हिंदी भाषाया, राजकीय भाषाया या सहराजकीय भाषाया। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन होता है मातृभाषा में यानी प्रांतीय भाषा में। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तरे कविताया प्रयोजनम अस्ति। प्राथमिक स्तर में कविता का प्रयोजन है विभिन्न भाषा कौशलानाम् उपरि अधिकार प्राप्तिः, प्राथमिक छात्रेभ्यः अलंकार पाठनम, शब्दावली ज्ञाने विस्तारः, कविताया संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति। बताइए। प्राथमिक स्तर में कविता का प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर में कविता का उद्देश्य है कविता में संगीत के, ताल के और अनुप्रास के आनंद की अनुभूति करना। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। योग्य अवसर प्रदानेन अनेक भाषाणाम अधिगमः। योग्य अवसर प्रदान करने से अनेक भाषाओं का अधिगम होता है। कैसा? छात्राणां कृते कष्टप्रदा न भविष्यति, स्वाभाविकः भवति, छात्राणां कृते भारा भविष्यति, छात्राणां कृते कष्टप्रदा भविष्यति। योग्य अवसर प्रदान करने से अनेक भाषाओं का अधिगम छात्रों के लिए कष्टप्रद नहीं होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसारम यानी आरटीई प्रत्येकम छात्रस्य अधिकारा अस्ति। शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार है राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, आधुनिक भारतीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, आंग्ल भाषा माध्यमेन अधिगंतुम। बताइए। शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार है मातृभाषा के माध्यम से अधिगम करना। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए। प्रथम कक्षाया छात्राणां कृते भाषायाः पठनार्थम् अधोलिखितेषु कतमः विषयः योग्यतमः भवेत्। प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए भाषा पठन का अर्थ अधोलिखित में से किस विषय से योग्यतम होता है? मम विश्वः, मम देशः, परिवहनम, मम परिवारः। प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए भाषा पठन का अर्थ अधोलिखित
किस विषय से योग्यतम होता है, बताइए। तो मम परिवार से होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है, क्योंकि वह छात्र जो है पहली कक्षा का है तो उसे मम परिवार विषय ज़्यादा समझ में आएगा, इससे वह पठन का अर्थ समझ पाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, लेखनस्य प्रथम सोपानम अस्ति। लेखन का प्रथम सोपान है मार्गदर्शित लेखन, प्रगत लेखन, मुक्त लेखन या संयत लेखन। लेखन का प्रथम सोपान है संयत लेखन यानी कंट्रोल्ड राइटिंग। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, चतुर्थ कक्षाया सौम्या नाम बाला पठन समये एकम अपरिचित शब्दम पश्यति सा संदर्भानुसारम अर्थस्य अनुमानं कुर्यात्। शब्दस्यार्थ किंचित पृच्छेत्, शब्दम दुर्लक्षित कुर्यात्, शब्दकोश शब्दस्यार्थम पश्येत्। चतुर्थ कक्षा में सौम्या नाम की बालिका एक अपरिचित शब्द देखती है, वह क्या करेगी? संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान करेगी। ऑप्शन ए सही आंसर है। चौथी कक्षा की बालिका जिसका नाम सौम्या है, वह पढ़ने के समय एक अपरिचित शब्द देखती है तो वह उस शब्द को संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान करने की कोशिश करेगी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, सतत समग्र मूल्यांकनम संकेतयति। अंतिम मूल्यांकनम विद्वत्तायाः तत्संबंधितः सर्वविद्या विषयाणां मूल्यांकनम सह पाठ्य क्रियाकलापानां मूल्यांकनम। बताइए, सतत मूल्यांकन संकेत करता है, सतत मूल्यांकन संकेत करता है विद्वता की ओर। ऑप्शन बी सही आंसर है, यानी निरंतर संपूर्ण मूल्यांकन संकेत करता है ज्ञान से संबंधित विद्वता की ओर। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, कथा श्रवण विधि शिक्षार्थी नाम कृते सहायिका भवति। कथा श्रवण विधि शिक्षार्थियों के लिए सहायक होती है। श्रवण मात्र से कौशल से विकासार्थम नहीं, सिर्फ श्रवण कौशल में नहीं। संभाषण मात्र से कौशल से विकासार्थम, सिर्फ संभाषण कौशल में नहीं। श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम सही है। ऑप्शन सी सही है। पठन लेखन कौशल विकास के लिए नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल पदार्थस्य वचनस्य निर्धारण केन संपादयुतम। तरल पदार्थ का वचन का निर्धारण किसके द्वारा संपादित होता है? पत्र के अनुसार, पत्र यानी पत्ते के अनुसार, पात्र के अनुसार, पात्र यानी बर्तन के अनुसार, मात्रा के अनुसार या स्थान के अनुसार। बताइए, तरल पदार्थ का वचन का निर्धारण होता है पात्र के अनुसार। ऑप्शन बी सही आंसर है, पात्र यानी बर्तन के अनुसार। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्मद् शब्दम अस्ति भवान युष्माकम अस्माकम या त्वया। अस्मद् शब्द है, कौन सा है? अस्माकम है। ऑप्शन सी सही आंसर है। त्वया जो है यह तत् यानी वह से लिया गया है। युष्माकम जो है यह युष्मद, युष्मद यानी तुम से लिया गया है। भवान जो है यह भवद, भवद यानी आप से लिया गया है। आप, युष्मद का तुम, तत् का वह है, और अस्माकम जो है यह मैं के लिए, यानी अस्मद शब्द मैं के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर अस्मद शब्द पूछा गया। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, क्री धातो परस्मैपदे लोट लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवति। यह आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रश्न का जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।